जियान ए पूरी तरह से स्थिति से बाहर था। वह शायद उसका इरादा समझ गई होगी, लेकिन केवल अब उसे पता चला कि लॉन्गक्सिंग मार्शल आर्ट्स स्कूल में एक और मार्शल आर्ट मास्टर था। उसने सोचा कि यह केवल मालिक यांग जी है। दुर्भाग्य से जब वे पहली बार मिले तो उनकी मुलाकात अपने अंकल मास्टर से हुई जो मार्शल आर्ट स्कूल छोड़ रहे थे। उन्हें औपचारिक रूप से उनका स्वागत करने का भी मौका नहीं मिला। इसके अलावा जियान ए को पता था कि उसका मालिक इतना गुस्से में क्यों था। चेन शिचाओ उनके गुरु के पिता के शिष्य थे। यदि वह किसी अन्य मार्शल आर्ट स्कूल में स्थानांतरित हो गया तो यह अपने गुरु को धोखा देने के बराबर होगा। यदि यह अतीत में होता तो ये युद्ध की दुनिया में वर्जित होता। जूनियर सिस्टर, वे कौन हैं? दूसरों की तुलना में ली मोबाई अपेक्षाकृत शांत थे। अतीत में लॉन्गक्सिंग मार्शल आर्ट स्कूल में 10 से अधिक मार्शल आर्ट मास्टर थे। प्रत्येक मार्शल आर्ट मास्टर ने अलग अलग मार्शल आर्ट सिखाए। हालांकि इन वर्षों में ली मोबाई ने अंकल मास्टर्स को एक के बाद एक स्कूल छोड़ते देखा था। अब अंकल मास्टर चेन भी चले गए थे। हालांकि उसके दिल में हलचल हो रही थी। वह पहले से ही सुन्न था। जियान ए को होश आया और उसने तुरंत जवाब दिया, ये दोनों मेरे सहपाठी हैं। उन्होंने सुना कि मैं गर्मियों की छुट्टियों के दौरान मार्शल आर्ट सीख रहा था, इसलिए वे एक मार्शल आर्ट स्कूल में प्रवेश करना चाहते थे और सीखना भी चाहते थे। मैं उन्हें यहाँ लाया। ये सुनकर ली मोबाई ने सिर हिलाया। उसने चिंतित होकर मुख्य हॉल के दरवाजे की ओर देखा। जियो ए, अंदर आओ। यांग जी की आवाज अचानक बाहर चली गई, जैसे उसने बाहर की बातचीत सुनी हो। जियान ए ने तुरंत लिन यी और गाओ यांग को देखा और वे जियान ए के पीछे पीछे सामने वाले हॉल में चले गए। मालिक, जैसे ही उसने प्रवेश किया, जियान ए ने यह नहीं पूछा कि क्या हुआ था। इसके बजाय वह सीधे मुद्दे पर आ गई। ये दोनों एरजोंग में मेरे सहपाठी हैं। वे मार्शल आर्ट स्कूल में प्रवेश लेना चाहते हैं। यांग जी पहले ही सोफे पर जाकर बैठ गई थीं। ये सुनकर वह लिन यी और गाओ यांग को देखने से खुद को नहीं रोक सका। वे दोनों पहले से ही 15 वर्ष के थे और वे अपनी उम्र के लड़कों से भी लंबे थे। उनके डील डॉल से ऐसा लगता था कि वे अक्सर व्यायाम करते थे। सिर हिलाते हुए यांग जी ने लिन यी और गाओ यांग की ओर देखा और कहा, आपने अपनी नींव बनाने का सबसे अच्छा समय पहले ही पार कर लिया है। यदि आप अभी मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हैं तो ये बहुत कठिन होगा। यह एक दयालु अनुस्मारक था क्योंकि उनके कपड़ों और स्वभाव से यांग जी के लिए ये बताना मुश्किल नहीं था कि लिन यी और गाओ यांग अमीर परिवारों के बच्चे थे। जब वे छोटे थे तब से संभवतः उन्हें अधिक कष्ट नहीं हुआ होगा। हम कड़ी मेहनत से नहीं डरते, लिन यी ने दृढ़ता से कहा। जब तक वह जियान ए के साथ समय बिता सकता था, कष्ट कुछ भी नहीं था। गाओ यांग ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जो अंतिम समय पर पीछे हट जाएगा। यांग जी केवल मुस्कुराईं और कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर के बाद उसने कहा, ये कैसा रहेगा? मैं तुम्हें 1 सप्ताह के लिए मार्शल आर्ट स्कूल में सीखने की अनुमति दूंगा। यदि आप कायम रहते हैं तो आप आधिकारिक तौर पर स्कूल में प्रवेश करेंगे। यदि आप नहीं कर सकते तो जियो ए के कारण मैं इसे आपको एक मुफ्त अनुभव देने के रूप में मानूंगा। मैं आपसे शुल्क नहीं लूंगा। किसी भी स्कूल की फीस। सामने वाले हॉल से निकलने के बाद बाकी लोगों ने तुरंत उन्हें घेर लिया। जियान ए ने मार्शल आर्ट स्कूल के वरिष्ठ भाइयों और बहन को लिन यी और गाओ यांग से मिलवाया और कहा, हम हर दिन सुबह 5 बजे हॉर्स डांस करते हैं, जिसका मतलब है कि आपको सुबह 4 बजे उठना होगा। आपको सुबह 5 बजे से पहले मार्शल आर्ट स्कूल में पहुंचना होगा।
मालिक को हमारा देर से आना पसंद नहीं है। 4 बजे उठना। लिन यी स्तब्ध थी। ये स्पष्ट था कि वह डरा हुआ था। गर्मियों की छुट्टियों के बाद वह तब तक सोता रहा जब तक कि उठने से पहले सूरज उसके नितंबों पर चमक नहीं गया। अब जब वह मार्शल आर्ट स्कूल में प्रवेश कर रहा था तो उसे सुबह 4 बजे उठना पड़ता था। हालांकि जब उसने जियान ए के बारे में सोचा तो लिन यी खुद को रोक नहीं सका, लेकिन पूछा, तुम्हारे बारे में क्या? चूंकि आप साउथ सिटी में रहते हैं तो क्या यह आपके लिए और भी दूर नहीं है? मेरे पास रहने के लिए जगह है, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जियान ए मुस्कुराए, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि वह सी यूहान के साथ पास में ही रह रही थी। अन्यथा लिन यी बहुत अधिक सोचेंगी। फिर तो उसे समझाना पड़ेगा। ये बहुत परेशानी भरा था। कुछ न कहना ही बेहतर था। भले ही उसने भविष्य में खुद को उजागर किया हो, वह भविष्य में होगा। अप्रत्याशित रूप से जियान ए के चेहरे पर मुस्कान अगले सेकंड में जम गई। सी यूहान ने उदासीनता से कहा, वह मेरे साथ मार्शल आर्ट स्कूल के पास रहती है। सी यूहान, क्या बात है? जियान ए ने तुरंत सी यूहान पर तीर जैसी निगाह डाली। वह अपने दांत पीसने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। उसकी अभिव्यक्ति से ऐसा लग रहा था जैसे वह उससे पूछ रही हो, क्या तुमने ये जानबूझकर किया? सी यूहान को इस बात का एहसास नहीं था कि उसने क्या गलत कहा है। न ही उसे जियान ए द्वारा भेजे गए गुस्से का एहसास हुआ। उसने केवल जियान ए पर पलकें झपकाईं। जियान ए, निर्दोष होने का नाटक मत करो। क्या आप आमतौर पर कम बोलने वाले व्यक्ति नहीं हैं? जब आपको कुछ कहना चाहिए तब आप कुछ नहीं कहते, फिर भी जब आपको नहीं कहना चाहिए तब आप कुछ कहते हैं। जियान ए, तुम उसके साथ रह रहे हो? लिन यी को ऐसा लगा जैसे आसमान गिर रहा हो। क्या चल रहा था? क्या वे दोनों इतने घनिष्ठ थे? जियान ए और सी यूहान एक दूसरे को केवल 1 महीने से जानते थे, है ना? गाओ यांग मदद नहीं कर सके, लेकिन यह महसूस करते हुए कि यह थोड़ा अनुचित था, भौहें चढ़ गईं। हालांकि वयस्कों की नज़र में वे बच्चे थे, लेकिन वे पहले से ही किशोरावस्था में थे। पुरुष और महिलाएं हार्मोन स्रावित कर रहे थे। इस तरह एक कमरे में अकेले रहना अनिवार्य रूप से लोगों को कल्पना करने के लिए प्रेरित करेगा। या क्या वे पहले से ही किसी रिश्ते में थे लेकिन उन्होंने उन्हें नहीं बताया? जियान ए को उनके हाव भाव से पता चल गया कि वे क्या सोच रहे हैं। उसने तुरंत समझाया, ज्यादा मत सोचो। सी यू और मैं साउथ सिटी में रहते हैं। जल्दी उठना और जल्दी प्रशिक्षण लेना हमारे लिए सुविधाजनक नहीं है। अब हम जिस घर में रह रहे हैं वह मालिक का है। जियान ए के शब्दों के बावजूद लिन यी असहज महसूस करने से खुद को रोक नहीं सकी। चाहे कुछ भी हो, सी यूहान एक लड़का था। वह सी यूहान को निशाना नहीं बना रहा था। यदि यह कोई अन्य लड़का होता जो जियान ए के साथ घर में अकेला रहता, तो वह ऐसा ही होता। जियान ए को सिरदर्द महसूस हुआ। उसे दूसरों की राय की परवाह नहीं थी, लेकिन लिन यी अलग थी। लिन यी उसे पसंद करती थी, और जियान ए को डर था कि वह दुख होगा। उसने लिन यी के साथ एक दोस्त की तरह व्यवहार किया, इसलिए उसे कमोबेश लिन यी की भावनाओं पर विचार करना पड़ा। अगर यह कोई और होता, तो वह अपनी सांसें बर्बाद करने की जहमत नहीं उठाती। इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वे क्या सोचते हैं। दरअसल सीयू मेरी दूर की चचेरी बहन है। यह अज्ञात था कि जियान ए क्या सोच रही थी, लेकिन उसने अचानक ये कहा। लिन यी और गाओ यांग फिर से स्तब्ध रह गए और उन्होंने सहजता से सी यूहान की ओर देखा। सौभाग्य से सी यूहान आमतौर पर एक अभिव्यक्तिहीन व्यक्ति था और उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती थी। नहीं तो 1 सेकंड में बेनकाब हो जाते।
ये देखकर जियान ए ने तुरंत कहा, वह मेरी दूर की चाची का बेटा है। क्या आप हमेशा ये जानने के लिए उत्सुक नहीं रहे हैं कि सीयू अपने व्यक्तित्व के कारण केवल मेरे करीब क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम रिश्तेदार हैं। इन शब्दों से जियान ए भी प्रबुद्ध हो गया। उसने मन ही मन सोचा कि वह बहुत प्रतिभाशाली थी। उसके तो पिता ही नहीं थे, तो उसकी दूर की मौसी कैसे हो सकती थी? वह बस बातें बना रही थी। बहुत अधिक जानकारी थी। लिन यी और गाओ यांग एक दूसरे को देखने से खुद को नहीं रोक सके। ऐसा लगता है कि जियान ए ने पहले इसका उल्लेख नहीं किया था। हालांकि ये समझ में आया, सी युहान के असामाजिक व्यक्तित्व के कारण उसने 1 महीने तक कक्षा में किसी और से एक शब्द भी नहीं कहा था। वह केवल जियान ए के करीब था और वे हर दिन एक साथ स्कूल जाते थे। अगर ये दोनों रिलेशनशिप में नहीं थे तो बस यही एक वजह थी। तो वे रिश्तेदार थे। जब जियान ए ने लिन यी की अभिव्यक्ति में बदलाव देखा तो उसने राहत की सांस ली। युवा लोग अभी भी इस पर विश्वास करने के लिए बहुत भोले हैं। उनमें वास्तविक समाज की सजा का अभाव था। हालांकि ये भी अच्छा था। सीयू भविष्य में हमेशा उसका पीछा करेगा। लिन यी भी एक अच्छी दोस्त थी, जिसकी वह परवाह करती थी। इस स्पष्टीकरण के साथ लिन यी सीयू के प्रति अपनी शत्रुता को कम कर सकता है। और भविष्य में उसके और सीयू के बीच जो हुआ उससे कोई गलतफहमी नहीं होगी। यह एक पत्थर से 2 पक्षियों को मार रहा था। रात में जियान चांगशेंग ने अपने भारी शरीर को घर में खींच लिया। दिन के दौरान जो कुछ हुआ उसके बाद जियान चांगशेंग का कंपनी में जाने का मूड नहीं था। इसके बजाय वह ली कियांग के स्थान पर गया और रात तक वहीं रुका। जब उसने दरवाजा खुला होने की आवाज सुनी, तो कियाओ शुई सबसे पहले उसका स्वागत करने वाली थी। पति, तुम वापस आ गए। कियाओ शुई ने जियान चांगशेंग के गाल पर लाली और पपड़ी देखी। हालांकि दोपहर में बर्फ से सूजन ज्यादातर कम हो गई थी, फिर भी यह बहुत स्पष्ट थी। चौंक कर कियाओ शुई तेजी से आगे बढ़ी और चिंतित होकर पूछा, पति, आपके चेहरे को क्या हुआ? क्या आपने किसी से लड़ाई की? वह अचंभित थी। आखिरकार वह जियान चांगशेंग को इतने सालों से शादीशुदा होने के बाद जानती थी। वह ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो दूसरों से लड़ेंगे। जियान चांगशेंग ने अपनी आंखों में भाव छिपाए और एक मुस्कुराहट प्रकट की जिससे कियाओ शुई को सहज महसूस हुआ। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके मुंह के कोने में घाव फिर से बढ़ जाएगा। वह दर्द से कराह उठा। मैं ठीक हूँ। मैं एक छोटे से विवाद में पड़ गया। ये ठीक है। जियान चांगशेंग ने इसे हल्के से हटा दिया। वह नहीं चाहता था कि कियाओ शुई को चिंता हो। उसने विषय बदल दिया। क्या आप आज ये चेन को लेने नहीं गए? कियाओ शुई ने भौहें चढ़ा दी और जियान चांगशेंग के चेहरे की ओर देखा। उसने सिर हिलाया। हाँ। अपने जूते बदलने के बाद जियान चांगशेंग ने कियाओ शुई का हाथ पकड़कर लिविंग रूम में खींच लिया। उसने देखा कि जियान येचिन सोफे पर बैठकर टेलीविजन देख रहा है और जियान यी उसके बगल में बैठा है। दोनों बच्चों ने ऊपर देखा और एक स्वर में कहा, पिताजी, आपके चेहरे में क्या खराबी है? जियान चांगशेंग ने अपनी टाई उतार दी और 2 बटन खोल दिए। मैं ठीक हूँ। चिंता मत करो। मैंने कल के लिए एक उड़ान बुक की है। मैं कल ग्रीष्मकालीन अवकाश के लिए यी और येचेन को राजधानी ले जाऊंगा। कियाओ शुई ने जियान चांगशेंग की टाई ली और कहा। कियाओ शुई राजधानी के एक कुलीन परिवार की बेटी थी। उनका मातृ परिवार राजधानी में एक विद्वान परिवार था। यही कारण था कि ओल्ड मास्टर जियान ने जोर देकर कहा कि जियान चांगशेंग कियाओ शुई से शादी करें। साफ शब्दों में कहें तो उसका एक मकसद था।
यह एक विवाह गठबंधन भी नहीं था क्योंकि जियान परिवार 10 साल पहले राजधानी में कियाओ परिवार के समान स्तर पर नहीं था। पिछले कुछ वर्षों में कियाओ परिवार की मदद से राजधानी में जियान समूह का व्यवसाय सुचारू रूप से चल रहा था। ये बड़ा हो गया और परिणाम लगभग वही हुआ जो पुराने मास्टर जियान ने उम्मीद की थी। जियान चांगशेंग ने सिर हिलाया। ठीक है, पिताजी और माँ को बताओ कि मैं हाल ही में काम में बहुत व्यस्त हूँ। जब मैं खाली हो जाऊंगा तो मैं उनसे मिलने राजधानी जाऊंगा। जियान चांगशेंग अभी भी अपने सास ससुर का सम्मान करते थे। हर सर्दी और गर्मी की छुट्टियों में वह दोनों बच्चों को अपने साथ राजधानी जाने के लिए कहते थे। वह वैसा ही था। एक बार जब वह व्यापारिक यात्रा के लिए राजधानी गए तो वह कभी होटल में नहीं रुके। वह कियाओ परिवार में रहेगा। कियाओ परिवार के 2 बुजुर्गों को यह मेहनती और प्रतिभाशाली दामाद पसंद आया। जियान चांगशेंग की बातें सुनकर कियाओ शुई मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। फिर उसने कहा, तुम्हारा चेहरा अभी भी दर्द करता है ना? मैं इसे लगाने के लिए तुम्हारे लिए कुछ बर्फ लाऊंगा। जियान चांगशेंग ने सिर हिलाया और अपने कपड़े बदलने के लिए ऊपर चला गया। इस समय जियान बेडरूम में अपने लैपटॉप पर तेजी से टाइप कर रही थी। उसके नए घर में इंटरनेट या वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस नियंत्रक नहीं थे। जियान ने केवल वर्ड दस्तावेज खोला और ईस्ट सी रियल एस्टेट के लिए अगले निवेश परियोजना की योजना बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। दस्तावेज 10 पृष्ठों से अधिक लंबा था। प्रारंभिक योजना, बाजार दृष्टिकोण, निवेश लागत और निर्माण पैमाने से लेकर बाद के संचालन, पूंजी प्रवाह और परियोजना लाभप्रदता तक। ये बेहद विस्तृत था। दस्तावेज का बड़ा शीर्षक 4 आकर्षक शब्द थे। स्टारलाइट मनोरंजन पार्क परियोजना। मनोरंजन पार्क परियोजना एक ऐसी परियोजना थी जिसे जियान ने कंपनी की स्थापना के बाद से ही अपने दिल में योजना बना रही थी। बाजार का रुख उनके सामने था। जैसे जैसे चीन में जीवन की गुणवत्ता बढ़ी, विभिन्न नए मनोरंजन उद्योग भी लोगों की नजर में आए। अब जब पर्यटन उद्योग प्रगति कर रहा था, तो एक मनोरंजन पार्क एक लोकप्रिय उपभोग परियोजना बनने के लिए बाध्य था। खासकर फैशनेबल और आधुनिक शहर जैसे में बैयून शहर। इसके कई फायदे थे और यह मनोरंजन पार्क बनाने के लिए सबसे अच्छी जगह थी। जियान की जानकारी के अनुसार इस समय बैयून शहर में कोई बड़े पैमाने पर मनोरंजन पार्क नहीं थे। बच्चों के खेलने के लिए केवल कुछ ही चौराहे और पार्क की सुविधाएं थीं। फिलहाल ऐसा कोई रोमांचकारी प्रोजेक्ट नहीं था क्योंकि वह बहुत अधिक केंद्रित थी। जियान को समय का ध्यान नहीं रहा। जब उसने आखिरी योजना को संशोधित करना समाप्त किया, तो उसे एहसास हुआ कि लगभग रात का 1 बज गया था। ये सोचकर कि उसे जल्दी उठना है, जियान परेशान होने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। उसने जल्दी से लाइट बंद कर दी और बिस्तर पर चली गई। 3.5 घंटे बाद जियान को अलार्म घड़ी ने जगाया। नींद की कमी के कारण उनकी आंखों के नीचे काले घेरे दिखाई देने लगे। जम्हाई लेने और धोने के बाद उसने अपने सुस्त शरीर को खींच लिया और सी युहान के पीछे पीछे बाहर चली गई। आप थके हुए लग रहे हैं। रास्ते में सी युहान ने जियान की थकान देखी और मदद नहीं कर सका, लेकिन कहा, आपने ठीक से आराम नहीं किया। जियान ने धीरे से अपना सिर हिलाया। मैं कल रात देर से सोया और थोड़ी नींद कम थी। सुबह हवा का एक झोंका आया जिससे जियान कांप उठी। आज थोड़ी ठंड थी। उसने आसमान की ओर देखा। सूरज अभी तक नहीं निकला था, लेकिन ये कहना आसान था कि आसमान भारी था। काले बादल सिर पर ऐसे दब रहे थे मानो फिर बरसने वाले हों। उसके सामने मार्शल आर्ट स्कूल के चौराहे पर एक टैक्सी धीरे धीरे रुकी।
जियान ए ने लापरवाही से देखा और लिन यी और गाओ यान को कार से बाहर निकलते देखा। जियान ए, लिन यी ने भी जियान ए को देखा और उसकी ओर हाथ हिलाया। ये देखकर जियान ए तेजी से चलने से खुद को नहीं रोक सका। जब वह उनके पास पहुंची तो मुस्कुराए और बोली, तुम दोनों बहुत जल्दी हो। मुझे डर था कि तुम जाग नहीं पाओगे और पहले दिन हार मानने का फैसला नहीं कर पाओगे। गाओ यांग बहुत ही अनुशासित व्यक्ति थे। वह हर दिन समय से 10 बजे सोते थे और आमतौर पर सुबह 6 बजे उठते थे। इसलिए भले ही वह 2 घंटे से कम सोया हो, उसने इसके बारे में बहुत कम सोचा। लिन यी अलग थीं, खासकर गर्मी की छुट्टियों के बाद। वह सोने से पहले रात के उत्तरार्ध तक रुकता था। वह दिन में केवल दोपहर को ही उठता था। उसे ये भी डर था कि वह जल्दी नहीं उठ पाएगा, इसलिए वह कल रात गाओ यान के घर पर सोया। हालांकि लिन यी को बहुत जल्दी सोने की आदत नहीं थी, इसलिए वह कल रात नींद खोने के अलावा कुछ नहीं कर सका। वह सुबह होने के बाद ही सोता था। लिन यी ने केवल जियान ए के काले घेरों को देखा और भौहें चढ़ा दीं। मेरे बारे में बात मत करो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम आज इतने सुस्त हो? जियान ए ने उदासीनता से अपना हाथ लहराया। मैं ठीक हूँ। मैं कल रात का समय भूल गया और थोड़ी देर से सोया। चलो चलें। हमें लगभग देर हो चुकी है। आज लोंगक्सिंग मार्शल आर्ट स्कूल में शिष्यों की संख्या 8 से बढ़कर 10 हो गई। सुबह का पहला प्रशिक्षण अभी भी वही घोड़े का रुख था। जियान ए अभी भी 40 मिनट तक ऐसा कर रहा था। लिन यी और गाओ यान के पास कोई आधार नहीं था, इसलिए उनकी अवधि जियान ए के समान थी। उन तीनों ने वजन के साथ 6 चक्कर भी लगाए। सुबह 6 बजे आसमान में बादल छाए रहे पहले से ही साफ था और जमीन पर तेज लाल सूरज चमक रहा था। हालांकि लिन यी और गाओ यान अमीर बच्चे थे जिनके पास मार्शल आर्ट की कोई बुनियाद नहीं थी। वे पूरे साल बास्केटबॉल खेलते थे और मजबूत और स्वस्थ थे। हालांकि दोनों 40 मिनट के घोड़े के रुख और 5 किलोग्राम वजन के साथ 6 चक्कर के साथ अपने शारीरिक भार तक पहुंच गए थे, फिर भी वे दृढ़ रहे। जियान ने, मुझे आज से तुम्हें फिर से जानना चाहिए। लिन यी ने सुबह व्यायाम के बाद अपने चेहरे पर पसीने के साथ जियान ए से कहा। जियान ए ने किसी कारण से पलकें झपकाईं और लिन यी का मतलब समझने से पहले एक पल के लिए सोचा। उसके पतले होंठ उठे हुए थे और चमकते पसीने से उसका गोरा चेहरा गीला हो गया था, जो सुबह की रोशनी में चमक रहा था। क्यों? क्या यह विश्वास करना कठिन है कि मैं इतने कठिन प्रशिक्षण के बावजूद भी डटा रह सकता हूँ? जियान ए ने मुस्कुराते हुए पूछा। लिन यी ने बिना छुपाए सिर हिलाया। मुझे लगता है कि मैं पिछले 1 घंटे में अपनी सीमा तक पहुंच गया हूँ। हम एक ही ताकत के हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा कर पाएंगे। जियान ए चंचलता से मुस्कुराया। ऐसी कई चीजें हैं जो आपकी अपेक्षा से परे हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह मुड़ी और महिला बाथरूम की ओर चल दी। मैं स्नान करने जाऊंगा। तुम्हें भी जाना चाहिए। बाद में मार्शल आर्ट स्कूल में नाश्ता होगा। लिन यी ने जियान ए की पोनीटेल को देखा, जो उसके कदमों के साथ हिल रही थी। इससे उनका लुक चमकदार हो गया। कहना होगा कि जियान ने इस दौरान उन्हें लगातार सरप्राइज देते रहे। उसके दिल में छवि धीरे धीरे अधिक त्रिआयामी हो गई। त्रिआयामी का मतलब था कि यह सपाट सतह की तुलना में अधिक जगह ले रहा था। जियान ए धीरे धीरे लिन यी के दिल में उसे जाने बिना भर रहा था। उसकी नजरें हर समय उस पर थीं, और वह उन्हें दूर नहीं कर सका। सुबह 9 बजे के ठीक बाद यांग जी पिछवाड़े में मार्शल आर्ट मैदान में शिष्यों को पढ़ा रहे थे। तभी 2 व्यक्ति अचानक मार्शल आर्ट स्कूल में आए। यांग जियाओवन उन
दोनों को पिछवाड़े में ले आए और देखा कि दोनों व्यक्तियों में से प्रत्येक के हाथ में एक सफेद चीनी मिट्टी का जार था। चीनी मिट्टी का जार छोटा नहीं था और इसे छुपाने के लिए भूरे रंग के कागज का इस्तेमाल किया गया था। किसी को नहीं पता था कि अंदर क्या है। उन दोनों ने अपने जार नीचे रखने के बाद यांग जियाओवन ने मुस्कुराते हुए उन्हें धन्यवाद दिया और उन्हें बाहर भेज दिया। जब वह वापस लौटा तो यांग जियाओवन यांग जी के पास गया और कहा, पिताजी, डॉक्टर जियो ने किसी को इसे देने के लिए कहा था। उन्होंने जिस डॉक्टर जियो का उल्लेख किया वह जियो जेन था। ये सुनकर यांग जी दंग रह गए। उसकी नज़र 2 चीनी मिट्टी के जार पर पड़ी और वह खुद को पूछने से नहीं रोक सका, यह क्या है? यांग जियाओवन ने यांग जी को एक साफ सुथरा मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा सौंपा। जब यांग जी ने इसे खोलकर देखा तो उन्हें तुरंत समझ आ गया। इस जार में वह मरहम था जिसे जियो जेन ने व्यक्तिगत रूप से तैयार किया था, और यह मरहम यांग जी के लिए उपचार का केवल पहला कोर्स था। मरहम बाहरी रूप से लगाया गया था। पेपर में उपयोग की विधि और दैनिक खुराक का विवरण दिया गया है। दोनों जार लगभग आधे महीने के उपयोग के थे, जो कि जियो जेन द्वारा उल्लिखित उपचार का पहला कोर्स था। यांग जी ने कागज को सावधानी से हटा दिया और चल दी देखने के लिए 2 जार। दूसरों ने उत्सुकतावश उन्हें घेर लिया। जियान ए ने अभी अभी उनकी बातचीत सुनी थी। मरहम के 2 जार को देखकर वह अपने दिल में कड़वाहट से मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। वह नहीं जानती थी कि जियो जेन को मरहम पहुंचाने में मदद करने के लिए ये 2 लोग कहाँ मिले। वह स्वयं भी ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था। यांग जी थोड़ा नीचे झुकी और चीनी मिट्टी के एक जार पर लगे भूरे रंग के पेपर सील को खोल दिया। एक पल में एक तीखी और दुर्गंध फैल गई और चारों ओर सभी को निगल गई। अरे, गंध बहुत तेज है। निंग ज़ेक्सुआन ने तुरंत अपना मुंह और नाक ढक लिया और कुछ कदम पीछे हट गया। दूसरों ने सहज ही भौहें सिकोड़ लीं। यांग जी अपने होश में वापस आए और तुरंत कागज के टुकड़े को वापस सील कर दिया। गंध समाप्त हो गई और कुछ सेकंड बाद गायब हो गई। मास्टर, डॉक्टर जियो ने कौन सी दवा का उपयोग किया? इसकी गंध इतनी खराब क्यों है? ली मोबाई ने आगे बढ़ते हुए पूछा। ये छोड़ दें कि मरहम प्रभावी था या नहीं, केवल गंध ही किसी को मूर्ख बनाने के लिए पर्याप्त थी। यांग जी ने अपना सिर हिलाया। कागज में यह निर्दिष्ट नहीं किया गया कि डॉक्टर जियो ने मरहम के लिए कौन सी सामग्री का उपयोग किया, लेकिन गंध वास्तव में थोड़ी तेज थी। हालांकि चूंकि उन्हें जियो जेन की क्षमता पर विश्वास था, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से इस मरहम का उपयोग करेंगे। चूंकि गंध तेज थी, इसलिए वह दवा तब लगाता था जब रात में मार्शल आर्ट स्कूल में कोई नहीं होता था। जियाओवन, मोबाई, इस जार को मेरे कमरे में ले जाओ, यांग जी ने कहा। यांग जियाओवन और ली मोबाई ने सिर हिलाया और जार को यांग जी के शयन कक्ष में ले गए। जियान ए आगे बढ़ी, मानो चिंतित हो कि गंध के कारण यांग जी दवा का उपयोग नहीं करेगी। उसने कहा, मास्टर, डॉक्टर जियो के चिकित्सा कौशल शानदार हैं। चूंकि उन्होंने कहा था कि वह आपके पैर का इलाज कर सकते हैं, तो वह करने में सक्षम होंगे। इस दवा का समय पर उपयोग करें। यांग जी ने जियान ए की चिंता देखी और मुस्कुराने और सिर हिलाने के अलावा कुछ नहीं कर सके। चिंता मत करो, मास्टर तुम्हें और डॉक्टर जियो को निराश नहीं करेंगे। मैं निश्चित रूप से डॉक्टर जियो के निर्देशों के अनुसार दवा का उपयोग करूंगा। अप्रिय गंध थोड़ी देर बाद समाप्त हो जाएगी। ऐसा नहीं था कि इससे किसी की दम घुटने से मौत हो जाएगी। सुबह के प्रशिक्षण के बाद लिन यी और गाओ यांग मार्शल आर्ट स्कूल में दोपहर के भोजन के लिए नहीं रुके। लिन यी का ड्राइवर उन्हें लेने के लिए चला गया
और जियान ए मुफ्त सवारी पाने के लिए सी युहान को अपने साथ ले आया। जब वे ईस्ट सी रियल एस्टेट पहुंचे तो वे दोनों कार से बाहर निकले। जियान ए ने पलटकर लिन यी और गाओ यांग से कहा, मुझे लिफ्ट देने के लिए धन्यवाद। लिन यी ने उत्सुकता से अपने सामने कार्यालय भवन की ओर देखा और खुद को पूछने से नहीं रोक सकी, आप क्या कर रहे हैं? मैं किसी की तलाश कर रहा हूँ। मुझे कुछ करना है, जियान ए ने कहा और लिन यी की ओर हाथ हिलाया। कल मिलते हैं। लिन यी ने कुछ नहीं पूछा और सिर्फ सिर हिलाया। कल मिलते हैं। उन दोनों के चले जाने के बाद गाओ यांग ने अवचेतन रूप से भौहें चढ़ा लीं और फुसफुसाए, क्या आपको नहीं लगता कि जियान ए हाल ही में अजीब व्यवहार कर रहा है? लिन यी स्तब्ध थी। फिर उसने गाओ यांग की ओर देखा और पूछा, ऐसा कैसे? गाओ यांग ने अपना सिर हिलाया, मुझे नहीं पता, मैं बस सोचता हूँ। जियान ए अब जियान ए की तरह नहीं दिखती। लिन यी अचानक मुस्कुराई और असमंजस में गाओ यांग की ओर देखा। बकवास बात करना बंद करो। अगर जियान ए नहीं है तो वह और कौन हो सकती है? मेरा ये मतलब नहीं था। गाओ यांग ने अपने होंठ भींचे, लेकिन एक पल के लिए भी उसे सही शब्द नहीं मिले। थोड़ी देर बाद उसने अपना सिर हिलाया। शायद वह बहुत ज्यादा बदल गई है। मैंने अभी तक इसे पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया है। लिन यी को उसका मतलब समझ आ गया। न केवल वह समझ गया, बल्कि सहमत भी हो गया। हालांकि गाओ यांग के विपरीत, उन्होंने पहले ही वर्तमान जियान ए को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया था। उसने न केवल उसे स्वीकार किया, बल्कि उसे पसंद भी किया। वह उसे बहुत पसंद आया। उसे जियान ए पसंद था। इसलिए लिन यी अच्छे मूड में थी। ईस्ट सी रियल एस्टेट में जब बाई झोउ को पता चला कि जियान ए यहाँ है, तो वह जल्दी से सीईओ के कार्यालय में गया। ये कार्यालय अकेले जियान ए का था, इसलिए भले ही जियान ए कंपनी में कभी कभार ही आता था, फिर भी सचिव इसे हर दिन नियमित रूप से साफ करता था। जब तक सीईओ जियान ए आसपास नहीं थी, किसी को भी उनके कार्यालय में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। बाई झोउ के सामने एक छोटा थंब ड्राइव लगाया गया। जियान ए सीधे मुद्दे पर आए और कहा, स्टारलाइट मनोरंजन पार्क परियोजना की योजना, इतनी जल्दी? बाई झोउ थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। संप्रदाय गुरु ने पहले भी उससे इसका उल्लेख किया था, लेकिन ये केवल आधे महीने पहले ही हुआ था। उस समय परियोजना की योजना पहले ही पूरी हो चुकी थी। जियान ए ने अपनी भौहें उठाईं और सिर हिलाया। चूंकि हम इसे करना चाहते हैं, हमें इसे दूसरों से पहले करना होगा। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि यह केवल हमारी कंपनी है जिसने इस संभावित परियोजना के विकास पर नजर रखी है? बाई झोउ स्वाभाविक रूप से इस तर्क को जानती थी, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि संप्रदाय मास्टर इतनी तेजी से कार्य करेगा। सौभाग्य से, उसने संप्रदाय मास्टर द्वारा उसे दिया गया मिशन पहले ही पूरा कर लिया था। क्या आपने जमीन खरीदी है? जियान ए ने पूछा। बाई झोउ मुस्कुराई और सिर हिलाया। हमें बॉस के साथ रहना होगा, है ना? हमने इसे कल ही खरीद लिया है। ये पश्चिमी उपनगरों में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक जाने के लिए बैयून शहर के पश्चिमी उपनगरों से गुजरना आवश्यक था। मनोरंजन पार्क बनाने के लिए एक कदम में उस तक पहुंचना होता था। चूंकि उन्हें शहर में उपयुक्त जमीन नहीं मिल पाई, इसलिए उपनगरों में जमीन अगला सबसे अच्छा विकल्प था। ये सस्ता और बड़ा था। कितने वर्ग मीटर? जियान ए ने पूछा। बाई झोउ, 6 लाख। जियान ए हैरान और प्रसन्न था। इतना बड़ा? बाई झोउ ने कहा, यह एक मनोरंजन पार्क है। इसे बड़ा होना होगा, अन्यथा भविष्य में इसका विस्तार करना अधिक परेशानी भरा होगा।
जियान ए ने शुरू में सोचा था कि 4 लाख वर्ग मीटर के आसपास जमीन का एक टुकड़ा ढूंढना मुश्किल होगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि बाइझोउ 6 लाख वर्ग मीटर का टुकड़ा खरीदेगी। कंपनी के निर्माण विभाग में अब कितने लोग हैं? जियान ए ने एक पल के लिए सोचा और अचानक बाइझोउ की ओर देखा। बाइझोउ रुकी और कहने से पहले एक पल के लिए सोचा, 300 से भी कम लोग। वे सभी अनुभवी निर्माण टीमें हैं जिन्हें बैयून शहर के आसपास के कस्बों से भर्ती किया गया है। 300 लोग। जियान ए ने इस संख्या पर विचार किया। एक परिपक्व अचल संपत्ति कंपनी की अपनी निर्माण टीम होनी चाहिए। 300 लोग पर्याप्त नहीं थे। ऐसा लगता है कि हमें अभी भी इस मनोरंजन पार्क परियोजना पर सेंचुरी ग्रुप के साथ सहयोग करना होगा, जियान ए ने बुदबुदाया। हालांकि बाइझोउ को उसे याद दिलाना पड़ा, सेंचुरी ग्रुप पहले से ही हमें होटल एम परियोजना को पूरा करने में मदद कर रहा है। उनकी अपनी कंपनी की निर्माण परियोजनाओं के अलावा मुझे डर है कि बहुत से लोग नहीं बचे हैं। ये सुनते ही जियान ए की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। सेंचुरी ग्रुप के अलावा बैयून सिटी में कोई अन्य रियल एस्टेट डेवलपर नहीं था जिस पर वह भरोसा कर सके। जियान ए ने थोड़ी देर बाद कहा, निर्णय लेने से पहले मुझे अंकल चेन के साथ इस पर चर्चा करनी होगी। आखिरकार दोनों कंपनियों ने एक सहयोग अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। यदि संभव हुआ तो वे सेंचुरी ग्रुप के साथ सहयोग करेंगे। यदि चेन लेई को लगता है कि उनकी कंपनी एक ही समय में 2 विशाल परियोजनाओं पर काम नहीं कर सकती है, तो जियान ए एक और समाधान के बारे में सोचेंगे। उसी समय हाइचिंग जिले में जियान समूह में सीईओ के कार्यालय में सबसे ऊपरी मंजिल पर जियान चांगशिंग ने अभी-अभी एक मामले की समीक्षा पूरी की थी। उसने समय देखा और थककर अपनी कनपटी को रगड़ने से खुद को नहीं रोक सका। किसी ने दरवाजा खटखटाया। चिंतित लग रहा था। प्रवेश करना। सूट पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी बदसूरत चेहरे के भाव के साथ तेजी से अंदर आया। यह व्यक्ति ली हुई था, मनोरंजन पार्क परियोजना का प्रभारी व्यक्ति, जिसे जियान समूह ने कुछ दिन पहले एक प्रबंधन बैठक में मंजूरी दी थी। क्या गलत? जब जियान चांगशिंग ने ली हुई की अभिव्यक्ति देखी तो उन्हें चिंता हुई, क्योंकि ली हुई ने कुछ दिन पहले उन्हें जमीन के एक विशाल टुकड़े की जानकारी दी थी जो वर्तमान में बैयून शहर में बेचा जा रहा था। जियान चांगशिंग ने कल ही मनोरंजन पार्क परियोजना के लिए जमीन के इस आदर्श टुकड़े को खरीदने का फैसला किया था। आज सुबह ली हुई ने अनुबंध किए। उसके हाव भाव देखकर क्या भूमि को कुछ हो गया? जिसका डर था वही हुआ। जैसे ही ली हुई ने अपना मुंह खोला, उन्होंने कहा, सीईओ, हमने जमीन खो दी। हम एक कदम बहुत देर कर चुके हैं। क्या? जियान चांगशिंग हैरान हुए बिना नहीं रह सका। पश्चिमी उपनगर जैसे उपनगर में बिना किसी कारण के जमीन का इतना बड़ा टुकड़ा कौन खरीदेगा? और तो और यह एक ऐसा संयोग था कि 2 दिन पहले भी जमीन बिक रही थी और आज बिक गई। जियान चांगशिंग का चेहरा काला पड़ गया। क्या आपको पता चला कि इसे किसने खरीदा? ली हुई ने थोड़ा सिर हिलाया और ऐसे देखा जैसे वह यह नहीं कह सकता। थोड़ी देर बाद उसने धीमी आवाज में कहा, ये ईस्ट सी रियल एस्टेट है। ईस्ट सी रियल एस्टेट। जियान चांगशिंग की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। एक कंपनी जो हाल ही में कुछ महीने पहले स्थापित हुई थी, जियान ग्रुप के विकास में बार बार बाधा डालती रही, चाहे ये जानबूझकर किया गया हो या नहीं। जियान चांगशिंग ने पहले ही अपना रडार सक्रिय कर दिया था। ईस्ट सी रियल एस्टेट एक ऐसा अस्तित्व बन गया जिसे वह अब और नजरअंदाज नहीं कर सकता था। हालांकि जियान चांगशिंग ये पता नहीं लगा सके कि ईस्ट सी रियल एस्टेट उपनगरों में 6 लाख वर्ग मीटर जमीन क्यों खरीदना चाहता था।
यह एक उजाड़ जगह थी और यह आवासीय भवन या अन्य वाणिज्यिक जिले बनाने के लिए उपयुक्त नहीं थी उपनगरों की परिधि में। बेशक जियान चांगशेंग को विश्वास नहीं था कि दूसरा पक्ष जियान समूह को धोखा देने के लिए जानबूझकर जमीन का वह टुकड़ा खरीदेगा। यह इसके लायक नहीं होगा। वे इसका उपयोग किस लिए करने की योजना बना रहे थे? जियान चांगशेंग इसका पता नहीं लगा सके। जाओ और जांच करो। जियान चांगशेंग ने इसके बारे में अब और नहीं सोचा। उन्होंने ली हुई की ओर देखा और कहा, पता लगाएं कि ईस्ट सी रियल एस्टेट उस जमीन के टुकड़े के लिए क्या चाहता है। ली हुई ने सिर हिलाया। मैं इसे करने के लिए किसी को बुलाऊंगा। फिर उन्होंने जियान चांगशेंग की ओर देखा और कहा, सीओ, मनोरंजन पार्क के लिए भूमि। जियान चांगशेंग ने कहा, आइए इसे कुछ समय के लिए अलग रख दें। हम यूं ही जमीन का दूसरा टुकड़ा नहीं ढूंढ सकते क्योंकि किसी ने इसे छीन लिया है। ली हुई के कार्यालय छोड़ने के बाद जियान चांगशेंग खड़े हुए और फर्श से छत तक की खिड़की की ओर चले गए। उसने बाहर देखा, लेकिन उसकी दृष्टि उसके अराजक हृदय को शांत नहीं कर सकी। थोड़ी देर बाद जियान चांगशेंग ने पलटकर अपना फोन उठाया। उसने जल्दी से एक नंबर डायल किया। हेलो, निर्देशक लियू, मैं जियान चांगशेंग हूँ। मुझे किसी चीज में आपकी मदद चाहिए। जियान ने बाइझोउ से बात खत्म करने के बाद अकेले कार्यालय छोड़ दिया और वित्त विभाग की ओर चल दी। सी युहान शेल्फ पर मछली टैंक में सुनहरी मछली को भावहीन रूप से देख रहा था जब बाइझोउ ने अचानक उसके कंधे को गले लगा लिया। ये कैसा था? पिछले कुछ दिन? बाइझोउ ने मुस्कुराते हुए पूछा। वह सी युहान से पूछ रहा था कि वह पिछले कुछ दिनों से जियान के साथ कैसे सहवास कर रहा था। बहुत अच्छा, सी युहान ने शांति से कहा। जब बाइझोउ ने ये सुना, तो वह अपनी सुंदर भौहें उठाने से खुद को नहीं रोक सका। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आपके पास कोई अतिरिक्त कमरा है? वह भी संप्रदाय गुरु के साथ रहना चाहता था। तभी सी युहान ने पलटकर उसका सामना किया। नहीं, लिविंग रूम भी ठीक है। बाइझोउ ने जोड़ा, ये सुविधाजनक नहीं है। सी युहान सुनहरी मछली को घूरता रहा। संप्रदाय गुरु एक लड़की है। बाइझोउ ने सिर हिलाया। वास्तव में, जब सेक्ट मास्टर बार बार अंदर बाहर आते जाते थे, तो उनके जैसे व्यक्ति के लिए लिविंग रूम में सोना असुविधाजनक था। क्यों नहीं? बाइझोउ ने अपने होंठ भींचे और एक पल के लिए सोचा। उन्होंने फिर सुझाव दिया, मैं पास में एक बड़ा घर क्यों नहीं खरीद लेता? इस तरह हम एक साथ रह सकते हैं। यदि यह जियान होती, तो वह बाइझोउ पर अपनी आंखें घुमाती। सी युहान ने केवल शांति से कहा, कुछ भी। जब बाइझोउ ने सी युहान की हिमखंड जैसी शक्ल देखी, तो उसे ऊब महसूस हुई। जब वह जाने के लिए मुड़ा तो उसके दिमाग में एक विचार कौंध गया। क्या मैं भी आपके साथ एक ही बिस्तर पर लेट जाऊं? बाइझोउ ने अचानक पूछा। जैसा कि अपेक्षित था, सी युहान के चेहरे पर अंततः एक स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। उसने तिरस्कार से भौहें चढ़ा लीं और बिना किसी हिचकिचाहट के बाइझोउ से कहा, नहीं। इतना कहकर वह बाहर चला गया। बाइझोउ स्तब्ध थी। वह अपने होश में आया और सी युहान की पीठ पर चिल्लाया, यदि आप यह नहीं चाहते हैं, तो ऐसा ही करें। आपकी अभिव्यक्ति के साथ क्या हुआ? जब मैंने आपको वापस उठाया था, तब भी आप कूड़ेदान में सो रहे थे। अब आप मेरे जैसे एक ही बिस्तर पर सोने से घृणा करने की हिम्मत कर रहे हैं? मैं बहुत अच्छा दिखने वाला हूँ। मैं स्पष्ट रूप से नुकसान में हूँ। ठीक है। ईस्ट सी रियल में एस्टेट के वित्त विभाग में कुछ सहकर्मी अपने काम में व्यस्त थे और लापरवाही से बातचीत कर रहे थे। वांग यूजी को कंपनी में आए कुछ समय हो गया था। प्रारंभ में
यह एक अनुभवी कार्यकर्ता था जिसने उसे अपने साथ टैग किया था। अब वह इस काम से पूरी तरह परिचित हो चुकी थी और इसे अकेले ही पूरा कर सकती थी। कार्यालय का दरवाजा खुला और जियान ए ने प्रवेश किया। सभी ने सहजता से ऊपर देखा और जियान ए को देखा। प्रतिक्रिया देने से पहले वे एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। सीईओ कर्मचारी ने तुरंत जियान ए का स्वागत किया। जियान ए केवल मुस्कुराई और अपना हाथ लहराया, ये दिखाते हुए कि सभी का स्वागत है और वे काम करना जारी रख सकते हैं। वह वांग यूजी की मेज पर चली गई। ये देखकर वांग यूजी ने धीमी आवाज में पूछा, आप यहाँ क्यों हैं? जियान ए मुस्कुराया, मैं अंतिम समय पर कुछ करने आया था, इसलिए मैंने अवसर का लाभ उठाया और आपसे मिलने भी आया। जैसे ही वह बोली, जियान ए ने लापरवाही से वित्त विभाग का आकार तय कर दिया। कार्यालय दक्षिण की ओर था। दिन में भरपूर धूप थी और दृश्य अच्छा था। फिर उसने वांग यूजी की ओर देखा और पूछा, ये कैसा है चाची, क्या आप इसकी आदी हैं? वांग यूजी मुस्कुराए और सिर हिलाया, मुझे इसकी आदत है, सब कुछ ठीक है, मेरी चिंता मत करो। अतीत में जब वह कपड़े के कारखाने में काम करती थी तो वह हर दिन व्यस्त रहती थी। उसके पास खाली समय बिताने का लगभग कोई समय नहीं था। सप्ताहांत की छुट्टी तो दूर की बात है। अब जब वह ईस्ट सी रियल एस्टेट में थी तो उसे न केवल हर महीने 3000 युआन का वेतन मिलता था, बल्कि उसे विभिन्न लाभ और छुट्टियां भी मिलती थीं। वांग यूजी बहुत संतुष्ट थे। पहले की तुलना में यह एक अच्छा काम था जिसके बारे में उसने सोचने की हिम्मत भी नहीं की थी। मैंने जीओयू से सुना कि आप नॉर्थ सिटी डिस्ट्रिक्ट के एक मार्शल आर्ट स्कूल में गए थे। वांग यूजी ने अचानक पूछा। याओ फेंग उत्तरी शहर जिले से थे और वांग यूजी की सास का परिवार भी उत्तरी शहर में था। वांग यूजी को उत्तरी शहर जिले में मार्शल आर्ट स्कूल के बारे में पता था। जियान ए ने सिर हिलाया। अन्यथा गर्मी की छुट्टियों के दौरान मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। कुछ सीखना अच्छा है, चाची सहमत हैं? वांग यूजी ने कहा और विषय को जियाची के पास लाया। आपका भाई हर दिन घर पर पढ़ता है और बाहर जाना पसंद नहीं करता है। मेरी राय में आपको उसे मार्शल आर्ट का अभ्यास कराना चाहिए। अगर वह ऐसा करता रहा तो मुझे डर है कि उसका शरीर खराब हो जाएगा। प्रशिक्षण हमेशा अच्छा होता है। जब जियान ए ने ये सुना तो वह हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। जियाची बहुत छोटा है, लेकिन आप चिंतित हैं कि उसका शरीर ढह जाएगा। आजकल कितने बच्चे जियाची जैसे हैं, जो अभी भी छुट्टियों के दौरान हर दिन किताबें पढ़ते हैं? चाची, आप बहुत ज्यादा सोच रही हैं। ऐसा नहीं था कि वांग यूजी ज्यादा सोच रहे थे, लेकिन जियान ए नहीं चाहते थे कि जियाची प्रशिक्षण के लिए मार्शल आर्ट स्कूल जाए। कारण ये था कि यह बहुत कठिन था और वह जियाची को इस तरह की पीड़ा सहन नहीं कर सकती थी। लेकिन हमें अभी भी काम और आराम के बीच संतुलन बनाना होगा। वांग यूजी अभी भी थोड़ा चिंतित थे। अन्य माता पिता डरते थे कि उनके बच्चे हर दिन खेलेंगे और पढ़ाई नहीं करेंगे। वह इसके विपरीत थी। उनका बेटा हर दिन किताबें पढ़ता था और बाहर नहीं जाता था खेलना। जियाची के पहले से ही कुछ दोस्त हैं। उसके लिए बाहर जाना और कुछ और लोगों को जानना अच्छा है। वांग यूजी ने आह भरी। यह देखकर कि उसकी चाची ने ऐसा कहा था, जियान ए अपने दिल में गणना करने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। हालांकि वह जियाची को मार्शल आर्ट सीखने देना बर्दाश्त नहीं कर सकी। अंत में उसने वांग यूजी से कहा, चाची, चिंता मत करो, मैं गर्मी की छुट्टियों के दौरान जियाची के लिए कुछ करने की व्यवस्था करने के बारे में सोचूंगी। जब वांग यूजी ने ये सुना तो वह मुस्कुराए। ठीक है,
अपने भाई को इसके बारे में सोचने में मदद करो। हम उसे पूरे दिन घर पर नहीं रहने दे सकते। जियान ने मुस्कुराया और सिर हिलाया। मुझे अभी भी ऊपर रोज एंटरटेनमेंट देखने जाना है। आगे बढ़ें और अपने आप में व्यस्त रहें। चाची, मैं किसी दिन रात के खाने के लिए घर जाऊंगा। जैसे ही जियान बाहर निकली, कार्यालय के अन्य लोगों ने उसे घेर लिया। लड़कियों में से एक, जो लगभग 20 साल की लगती थी और जिसने अभी अभी विश्वविद्यालय से स्नातक किया था, ने वांग यूजी को देखा और कहा, सिस्टर जी, क्या आप सीईओ की चाची हैं? युवती का उपनाम भी वांग था। उसने हाल ही में कंपनी के वित्त विभाग में आवेदन किया था और वह एक लेखांकन प्रमुख थी। वांग यूजी के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना एक अन्य मध्यम आयु वर्ग की महिला सहकर्मी, जिसके वांग यूजी के साथ अच्छे संबंध थे, ने कहा, जियो वांग, आप अभी भी इसके बारे में नहीं जानते हैं? जियो वांग ने अपना सिर हिलाया। मुझे कैसे पता चलेगा? ये पहली बार है जब मैंने सीईओ को देखा है। पहले मैंने सुना था कि हमारी कंपनी की बॉस एक युवा महिला है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी छोटी होगी। वह मुझसे 8 या 9 साल छोटी दिखती है। उद्धरण चिन्ह। कंपनी में हर कोई जानता था कि वांग यूजी सीईओ की चाची थीं। लेकिन किसी ने भी उनकी पीठ पीछे गपशप नहीं की। इसका मुख्य कारण ये था कि वांग यूजी का व्यक्तित्व सुखद था। उन्होंने कभी भी इसका प्रसारण सिर्फ इसलिए नहीं किया क्योंकि उनकी भतीजी कंपनी की बॉस थी। इसके बजाय वह सभी के प्रति विशेष रूप से मित्रवत थी। दूसरे, भले ही वांग यूजी ने जियान के कनेक्शन के माध्यम से कंपनी में प्रवेश किया, जियान ने उसे उच्च पद नहीं दिया। उसने अपनी क्षमताओं के अनुरूप ही नौकरी की व्यवस्था की। इस तरह अन्य लोग यह नहीं कहेंगे कि वह पिछले दरवाजे से अंदर आने के लिए अपने कनेक्शन पर निर्भर थी। उसने अपना काम लगातार किया था। जियान अपनी चाची को प्रबंधक बनने दे सकती थी, लेकिन वांग यूजी शायद सहमत नहीं होंगे। वांग यूजी ने जियो वांग की ओर देखा और मुस्कुराए। मैं पहले इस उद्योग में नहीं था। मैं जोंगलोंग जिले में एक कपड़े की फैक्ट्री में दर्जी था। बाद में फैक्ट्री ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, इसलिए उन्होंने मेरी छंटनी कर दी। वांग यूजी ने जियो वांग को बताया कि कैसे उसने कंपनी में प्रवेश किया, जैसे कि यह एक कहानी हो। कुछ लोग जिन्होंने पहले कभी इसके बारे में नहीं सुना था, वे भी आगे आए। अंत में जियो वांग ने सदमे में कहा, तो यह ऐसा ही है? क्या सीईओ बैयुन इर्जहोंग का छात्र है? हे भगवान, जब मैं 15 साल का था तब मैं विद्रोही था। मुझे पढ़ाई करना भी पसंद नहीं था और मैं हर दिन केवल अपने माता पिता के खिलाफ जाने के बारे में सोचता था। वांग यूजी मुस्कुराए। मैं और मेरी बहन आशा करते हैं कि जियो थोड़ा विद्रोही हो सकती है, लेकिन ये बच्ची बहुत समझदार है। कभी कभी वह हम वयस्कों से अधिक परिपक्व होती है। एक अन्य अधेड़ उम्र की महिला ने सहमति में सिर हिलाया। क्या कोई अपरिपक्व व्यक्ति इतनी बड़ी कंपनी खोल सकता है? बॉस जैसा दिखता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो महान उपलब्धियां हासिल कर सकता है। हर कोई मदद नहीं कर सका, लेकिन जियान की प्रशंसा की। यह सुनकर वांग यूजी को सहज महसूस हुआ और जाने से पहले उन्होंने अपने सहकर्मियों से कुछ देर तक बातचीत की। जियान ने लिफ्ट ली और सीधे 19वीं मंजिल पर चला गया। फ्रंट डेस्क पर लड़की खड़ी होकर उसका स्वागत करने ही वाली थी कि तभी जियान ने उसे न उठने का इशारा किया। वह पूरी तरह से स्वचालित कांच के दरवाजे के माध्यम से सीधे कार्यालय क्षेत्र में अंदर चली गई। हालांकि जब वह एक कोने में मुड़ी और दूसरे व्यक्ति से टकरा गई तो उसे ध्यान नहीं आया। उस व्यक्ति के हाथ में कॉफी का कप था। सौभाग्य से जियान तुरंत एक कदम पीछे हट गया और झुलसा नहीं। हालांकि
दूसरा पक्ष इतना भाग्यशाली नहीं था। कॉफी का पूरा कप उसके ऊपर गिरा। जियान ए ने ऊपर देखा और देखा कि दूसरा पक्ष एक ईमानदार और सुंदर युवक था। वह अक्सर मनोरंजन कंपनी में नहीं जाती थी और उसने इस व्यक्ति को कभी नहीं देखा था। जैसे ही वह माफी मांगने ही वाली थी कि अचानक उसे लड़के के पीछे से चीख सुनाई दी। हे भगवान, मिंगजियाओ, आप कैसे हैं? धत तेरी की, क्या तुम झुलस गए हो? एक मोटा अधेड़ उम्र का आदमी अतिरंजित आवाज और रवैये के साथ वांग मिंगजियाओ के पास पहुंचा। उनके हाव भाव ऐसे थे मानो वांग मिंगजियाओ मरने वाले हों। जियान ए स्तब्ध था, इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाती। मोटे आदमी ने उसे गुस्से से देखा और चिल्लाया, ये कौन सी मनहूस लड़की है? क्या उसकी आंखें नहीं हैं? उससे टकराने से पहले उसने ये देखने के लिए भी अपनी आंखें नहीं खोलीं कि वह कौन था।